इस मूवी का स्टार्ट चाइना में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होता है, जहां हम एक अंडरग्राउंड लैब देखते हैं। वो लैब असल में जापानीज की थी, जिसे वो एक सीरम पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते थे। एक ऐसा सीरम जो कि किसी की भी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता था, और इस तरह वो एक अनबीटेबल आर्मी बनाना चाहते थे। लेकिन फिर एक दिन ब्रिटिश अटैक के कारण वो लैब जमीन के नीचे ही दफन हो जाती है, और कुछ लोग ही बचते हैं जो कि ये जानते थे कि वो लैब कहाँ है। इसी के साथ ही सीन 2010 में शिफ्ट होता है, जहाँ हम सन को देखते हैं, जो कि एक सर्कस ग्रुप में क्लाउन के तौर पे काम करता था। सन का निशाना भी काफी अच्छा था, लेकिन वो अपनी ये स्किल दिखा नहीं पाता था, इसलिए उसका टैलेंट जाया हो रहा था। सन एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट वे का स्टूडेंट था, जो कि सर्कस का मालिक भी था। सन पुराने सर्कस मेंबर्स की तरह परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन वे उसे ऐसा नहीं करने दे सकता था, क्योंकि सन के फादर, जिनकी डेथ हो चुकी थी, उन्होंने वे से अपने बेटे को सेफ रखने का वादा लिया था। एक रात सन देखता है कि उसके कुछ सीनियर्स चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं, जिनमें से एक का नाम था जैंग, जो कि उन्हें लीड कर रहा था। असल में वो 3 ट्रेजर हंटर्स का पीछा कर रहे थे, जो कि कुछ पुराने खंडरों की तलाश में थे। कुछ देर बाद जैंग और उसके साथी उन ट्रेजर हंटर्स को पकड़ लेते हैं और उनका खजाना लूट लेते हैं। कुछ देर के बाद जैंग सन को भी पकड़ लेता है। पहले तो उनका इरादा सन को वहाँ से भगाने का था, लेकिन फिर जैंग अंडरग्राउंड लैब में जाने के लिए सन को यूज करने का फैसला करता है, और ये वही लैब थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। सन यहाँ एक कंटेनर खोलने में उनकी हेल्प करता है, जो कि गोल्ड बार से भरा हुआ था। अपना मिशन पूरा करने के बाद जैंग अपने साथियों को सन से छुटकारा पाने का कहता है, लेकिन इसी दौरान जब वो दूसरा कंटेनर ओपन करते हैं तो उसमें गोल्ड की जगह जहरीली गैस थी, इसलिए हर किसी का दम घुटने लगता है, जिनमें सन भी शामिल था। लेकिन फिर सन किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाता है, पर जैंग का एक दोस्त गिर के मारा जाता है। बाकी लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनकी हालत काफी खराब थी, जबकि सन, जो कि वहाँ से भाग गया था, वो एक्सीडेंटली एक बोट में गिर जाता है, जो कि उसे हांगकांग ले जाती है। लेकिन उस गैस के कारण सन की बॉडी अब काफी ज्यादा फूल चुकी थी और उसे काफी ज्यादा भूख भी लगी थी, इसलिए वो किसी लोकल फिशरमैन की मछलियाँ खाने लगता है। उन्हें जब इसका पता चलता है तो वो सन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से सन एंजल ली नाम की एक लड़की से मिलता है, जो कि पंचर टायर को चेंज करने के लिए उससे हेल्प मांगती है, और इसके बदले वो उसे अपने साथ ले जाने का प्रॉमिस करती है। आखिरकार सन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, जो कि सर्कस का ट्रेनिंग स्टूडियो था। सन को ये पता नहीं था कि उसकी बॉडी से पानी लीक हो रहा है, पर फिर भी वो सो जाता है। उसी टाइम हम जैंग और उसके 3 दोस्तों को देखते हैं, जो कि पैसे और ज्वेलरी लूट रहे थे। असल में उस जहरीली गैस के कारण जैंग और उसके साथियों के साथ साथ सन की बॉडी भी म्यूटेट करने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी किसी भी आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अगले दिन सन की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी खुद ही नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गई थी। वो सबसे पहले वे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि सर्कस शो करने के लिए अभी भी शहर से बाहर था। सन यहाँ एक और यूनिक चीज को भी एक्सपीरियंस करता है। असल में वो मच्छरों को बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करते हुए देख पा रहा था। गैस के कारण सन की हार्ट बीट किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, और इसी वजह से वो मच्छरों को स्लो मोशन में मूव करते हुए देख सकता था। सन जब खाना खाने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक होस्टेज सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। पुलिस इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस क्रिमिनल ने एक बैंक कस्टमर को मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए स्नाइपर्स भी ठीक तरह से उसे शूट नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पे एंजल ली भी पहुँच जाती है, जो कि असल में एक जर्नलिस्ट थी। अब क्योंकि सन अपनी असल कंडीशन में वापस आ चुका था, इसलिए एंजल ली ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। कुछ ही देर में सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि क्रिमिनल को रियलाइज हो चुका था कि वो घेरे में है, इसलिए वो ट्रिगर दबाने ही वाला था। लेकिन सन, जो कि अब कई सौ मीटर की दूरी से देख पा रहा था, वो एक बैम्बू स्टिक से उस क्रिमिनल को पैरालाइज करने में कामयाब हो जाता है, और इसी के साथ ही सन सब लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। सभी जर्नलिस्ट उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन एंजल ली उसे उन जर्नलिस्ट से बचा के अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जैंग और उसके दोस्त म्यूटेशन के कारण न सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, बल्कि उनकी फिजिकल कंडीशन भी काफी बदल चुकी थी, और अब वो मॉन्स्टर्स की तरह लग रहे थे। इसलिए जैंग और उसके दोस्तों ने अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आने के लिए कुछ साइंटिस्ट को होस्टेज बना लिया था, ताकि वो उनके लिए एंटीडोट तैयार कर सके। कुछ देर के बाद जैंग सन को टीवी पे देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बगैर किसी फिजिकल चेंज के अभी भी एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। ये देखकर साइंटिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उस टॉक्सिक गैस का रिएक्शन बॉडीज के हिसाब से बदलता रहता है, और सन की बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज होने के कारण वो फिजिकल चेंजेस को रेजिस्ट कर पा रहा था। इससे जैंग और उसके साथी फौरन से सर्कस के ट्रेनिंग ग्राउंड जाते हैं, जहाँ सन और एंजल ली अभी अभी पहुँचे थे। जैंग जब वहाँ आता है तो वो सन की ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन को देख के पूरी तरह से शॉक में था, क्योंकि वो उनसे ज्यादा तेजी से मूव कर सकता था। यहाँ जैंग और उसके साथियों की सन से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिनकी खुद की एबिलिटीज भी नॉर्मल इंसानों से कई ज्यादा थी, जबकि सन की सुपीरियर स्पीड और स्ट्रेंथ के बावजूद उसके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो उनके मुकाबले में एक आम इंसान लग रहा था, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन इसी दौरान हांगकांग पुलिस के 2 स्पेशल एजेंट्स इंटरवीन करते हैं, क्योंकि उनका काम ही स्पेशल केसेस को हैंडल करना था और उन्हें सन और जैंग की तरह के म्यूटेंट केसेस को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता था, ताकि सोसाइटी में पैनिक फैलने से बचाया जा सके। वो दोनों एजेंट्स जैंग और उसके साथियों के साथ फाइट कर ही रहे थे कि तभी सन अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस को एक्सपीरियंस करता है, जिसके बाद वो बहुत सारे चाकू उठा के जैंग के साथ स्किल्स की बैटल में इंगेज हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही चाकू फेंकने के माहिर थे। लेकिन जब वो सन का मुकाबला नहीं कर पाते तो जैंग और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि सन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसलिए लू और यूबी उसे गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर जिसने सन का ट्रीटमेंट किया था वो उसकी बॉडी में टॉक्सिन की मौजूदगी को कंफर्म करता है, जिसने उसकी फिजिकल और नेचुरल एबिलिटीज को अफेक्ट किया था। लेकिन टॉक्सिन ने सन के मसल टिश्यूज और ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ये बात मानने पर मजबूर हो जाता है कि सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीन्स के साथ पैदा हुआ था। जर्नलिस्ट के तौर पे ये सब कुछ एंजल ली के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए वो ये सजेस्ट करती है कि हांगकांग की सोसाइटी में लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में ट्रस्ट पैदा करने के लिए सन को हीरोइज्म का आइकॉन बनाया जाए। पुलिस चीफ भी इस आइडिया को अप्रूव कर देता है और उसे जस्टिस को डिफेंड करने वाले एक बहादुर इंसान के रूप में बड़े पैमाने पर पब्लिसाइज किया जाता है। इसलिए सन बहुत जल्दी हांगकांग में फेमस हो जाता है। हालांकि इस चीज का मकसद लॉ इन्फोर्समेंट के लिए लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना था, लेकिन रियलिटी में एंजल ली और उसकी कंपनी की तरफ से सन को सिर्फ पैसा बनाने के लिए यूज किया जा रहा था और वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट में अपीयर हो रहा था जिनका दूर दूर तक हीरोइज्म से कोई वास्ता नहीं था। लू और यू भी इसकी वजह से परेशान थे, इसलिए वो इसकी कंप्लेन भी करते हैं। दूसरी तरफ सन का फेमस होना जैंग और उसके साथियों का गुस्सा बढ़ा देता है। इधर सन सेलिब्रिटी के तौर पे अपनी एक्टिविटीज में बिजी था, जबकि जैंग और उसके साथियों को रैपिड एवोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा था और उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं रहे थे। दूसरी तरफ लू और यू भी एक पार्टी में बैठे बातचीत कर रहे थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। यू भी यहाँ सन को प्रोटेक्ट करने के अपने टास्क के बारे में फिक्रमंद थी, क्योंकि जिस दुश्मन का उन्हें सामना था वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स थे। इसलिए यू भी चाहती थी कि वो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सेंट्रल एजेंसी से हेल्प मांगे, लेकिन लू खुद को एक बेस्ट एजेंट के तौर पे प्रूव करना चाहता था, इसलिए वो ऐसा करने से इनकार कर देता है और किसी की हेल्प किए बिना ही मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सन जब स्टूडियो में फिल्मिंग कर रहा था तो जैंग और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका इरादा सन का खून पीने का था, क्योंकि उनका मानना था कि सन का खून उनकी म्यूटेशन रोकने के लिए एक एंटीडोट के तौर पे काम करेगा। इसी के साथ ही जैंग एंजल ली की अटेंशन हासिल करने के लिए सन की तरह पॉपुलर भी होना चाहता था, क्योंकि वो काफी समय से एंजल ली को पसंद करने लगा था। जैंग और सन जब स्टूडियो में फाइट करने में बिजी थे तो लू जैंग की एक साथी से फाइट कर रहा था। लू एक काफी स्किलफुल फाइटर था, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसकी हड्डियां तोड़ रहा था और वो कुछ ही देर में उसे हरा देता है, जो कि अपने मसल्स मूव ना कर पाने की वजह से मारी जाती है। पर दूसरी तरफ जैंग सन को हराने में कामयाब हो जाता है और उसका खून पीने लगता है, लेकिन सन का खून जैंग की म्यूटेशन रोकने के लिए एंटीडोट नहीं था बल्कि वो था उसका डीएनए, और इसी वजह से सन अपनी बॉडी में बायोकेमिकल टॉक्सिन को रेजिस्ट कर पा रहा था। कुछ ही देर में वहाँ लू भी पहुँच जाता है, जो कि जैंग को हराने के लिए एक्साइटेड था। यू भी उसे वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन उसकी सेल्फिशनेस और एम्बिशन ने उसके माइंड को जकड़ लिया था और वो अपनी उन्हीं मूव्स को यूज करते हुए जैंग को भी हराने की कोशिश करता है जिन मूव से उसने जैंग की साथी को हराया था। लेकिन उसके अटैक्स का जैंग पे कोई असर नहीं होता, जो कि एवोल्यूशन की 3rd स्टेज से गुजरते हुए अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसी दौरान लू को जब रियलाइज होता है कि सन और यू भी काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, तो वो ना चाहते हुए भी सरेंडर कर देता है और उन दोनों को लेकर फौरन से बाहर आ जाता है। लेकिन यू भी, जो कि एक म्यूटेंट से फाइट के दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। 2 दिन बाद उनकी शादी थी, इसलिए यूबी की डेथ उसे चकनाचूर कर देती है और उसे अपनी सेल्फिशनेस पर पछतावा होने लगता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि लेक के करीब एक हट में लू सन का ट्रीटमेंट करता है। सन जब पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो लू उसे खुद को कंट्रोल करने और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की टेक्निक सिखाता है, क्योंकि सिर्फ सन ही था जो कि जैंग को हरा सकता था, जो कि अब एक ग्रीन मॉन्स्टर में बदल चुका था। इधर सन जब ट्रेनिंग कर रहा था तो दूसरी तरफ जैंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो देश की कई जगहों को नुकसान पहुंचा रहा था। पहले तो उसे लग रहा था कि पैसा उसे फिर से एक नॉर्मल इंसान
इंसान बना देगा, लेकिन पब्लिक उसे उसकी अनएक्सेप्टेबल फिजिकल कंडीशन की वजह से रिजेक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ एंजल ली रो रही थी क्योंकि उसे अपने और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए सन को एक्सप्लॉइट करने का पछतावा था, जबकि खबरों में सन की डेथ को भी रिपोर्ट किया जा रहा था। इस पछतावे से छुटकारा पाने के लिए वो पुलिस के साथ मीटिंग करती है और जैंग को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लुभाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। कुछ देर के बाद पुलिस एंजल ली के अपार्टमेंट के बाहर अपनी पोजीशन संभाल लेती है, लेकिन जैंग का एक साथी वहां आके बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है, जिसके बाद जैंग अपार्टमेंट में एंटर हो जाता है और एंजल ली से कहता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी, लेकिन एंजल ली मॉन्स्टर के साथ रहने से इनकार कर देती है और जैंग को लेकर विंडो से नीचे कूद जाती है। वो जब रूफटॉप से नीचे गिर रहे थे तो तभी अचानक से सन वहां आके एंजल ली को बचा लेता है, जो कि सन को जिंदा देख के हैरान हो जाती है। लेकिन जैंग एक बार फिर से एंजल ली को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ लू उस म्यूटेंट से फाइट करने में बिजी था, जो कि बिल्डिंग में मौजूद पुलिस पे अटैक कर रहा था, लेकिन इस दौरान उसे रियलाइज होता है कि उसके नीडल्स अटैक्स म्यूटेंट्स के खिलाफ यूजलेस थे, पर वो इसका नया सोल्यूशन ढूंढ लेता है और उस म्यूटेंट के साथ साथ खुद को भी उड़ा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूबी का सेक्रीफाइस बर्बाद हो। दूसरी तरफ सन जैंग का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है और यहाँ उनमें एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। इस दौरान वो एक दूसरे पे चाकू भी फेंक रहे थे। ये देखकर एंजल ली एक बड़े ट्रक में घुस जाती है और उसे जैंग से टकरा देती है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता, जिसके बाद सन और जैंग की फाइट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सन सिविलियंस को बचाने के लिए अपना निशाना डाइवर्ट कर देता है, पर जैंग सीधा सन की बॉडी का निशाना लेता है, लेकिन एंजल ली के इंटरवीन करने के कारण जैंग का नाइफ उसे जा लगता है। सन ये देख के दुखी हो जाता है कि एंजल ली ने उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके पास अब कोई भी चाकू नहीं बचा था, इसलिए वो टूटे हुए शीशे का बड़ा सा टुकड़ा उठा के उसे जैंग की तरफ फेंक देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि वो अपने नाइफ को फेंकता था। लेकिन इस लम्हे जैंग का नाइफ सन के कंधे को हिट कर चुका था, पर सन फौरन से उसे निकाल के जैंग की तरफ फेंक देता है और वो टर्न करता हुआ जैंग की टेल पे जा लगता है, जो कि असल में जैंग की वीकनेस थी, जिसकी वजह से आखिरकार वो वहीं मारा जाता है। इस लड़ाई के बाद सन एंजल ली को गले लगाता है, जो कि अभी जिंदा थी, जबकि इस इंसिडेंट के 2 वीक्स बाद उनकी शादी हो जाती है और उनकी खूबसूरत फैमिली को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।